हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और जैसा हमने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास की स्टार्ट करेंगे। तो उसी को आगे हमने ये इसकी आज फर्स्ट क्लास है, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। उसी को हमने ठीक है हमने वो कवर किया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। और अगर ये वीडियो आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के एमसीक्यू नहीं देखी हैं वो क्लासेस, तो वो पहले देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू करिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। वही सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ठीक है, और हिस्ट्री हो चाहे जियोग्राफी हो, इन सभी के वही क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। ये नहीं है कि मैंने नहीं बनाया, ये हमने खुद कहीं से ही उठाए हैं, सेलेक्ट किए हैं, सभी को छांटा है, उसके बाद में मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी शहरों की गलियां होती थी, वो कैसी होती थी? सीधी और चौड़ी होती थी कि तंग और मैली होती थी, कि फिसलन वाली होती थी, कि तंग और टेढ़ी होती थी? तो देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी गलियां जो होती थी वो चौड़ी और सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहा 90 डिग्री पर एक दूसरे को वो काटती थी। और ये जो सड़कें थी ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर होती थी और ये सीधी रेखा में चौड़ी और सीधी होती थी और एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी? लिपि कौन सी थी? तमिल थी, खरोष्टी थी, कि अज्ञात थी, कि ब्राह्मी थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी कोई लिपि नहीं थी। उसकी लिपि जो थी वो अज्ञात थी। क्या थी? लिपि जो थी उसकी अज्ञात थी। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इसमें 64 मूल लिपि चिन्ह मिले हुए हैं। कितने? 64 इसके मूल लिपि चिन्ह मिले हुए हैं, लेकिन उनको भी अभी कोई पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे क्या कहा गया? उसे उसे कहा गया है कि ये अज्ञात है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। क्योंकि ये चित्रात्मक है, ये चित्रों के द्वारा, जैसे चित्र बने हुए हैं उसके द्वारा दर्शाया गया है, तो उससे ये नहीं पता चल पा रहे क्या लिखा हुआ है, और उसे आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, इसीलिए उस लिपि को अज्ञात कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के, जिसमें कोई दुर्ग नहीं था, जिसमें दुर्ग नहीं था, वो कौन सा एक नगर था? कालीबंगा था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कि चन्नोदरो था? तो जिसमें एक दुर्ग नहीं है वो कौन सा नगर है? वो आपका चन्नोदड़ो है। कौन सा है? चन्नोदड़ो जो है उसमें आपका दुर्ग नहीं है, इसमें दुर्ग नहीं है, और ये सिंधु नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। चन्नू दड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के बाएं तट पे बसा हुआ है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ से लिपस्टिक और कंघी और ये सब चीजें पाई गई हैं, और काजल की एक शलाका पाई गई है जो चन्नोदड़ो से। इसीलिए इसे बताया गया है कि प्रशासन यहाँ पे बड़ी मात्रा में सौंदर्य जो प्रसाधन की वो सामग्री मिली हुई है, और इसे क्या कहा गया है? इसे एक औद्योगिक नगर की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है। जबकि एक हमारे इतिहासकार हैं मैके ने कहा है कि ये मनके बनाने का यहाँ पर कारखाना जो है वो रहा होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मोहनजोदड़ो जानते हो? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों को टीला होता है। यहाँ पर एक बृहद स्नानागार मिलता है, और यहाँ पर क्या है? एक बहुत बड़ा अन्नागार भी मिलता है। क्या मिलता है? अन्नागार मिलता है। यहाँ पर जो आठ आठ एक लकीर में 8 समाधियों की वो मिलती है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की है। उसी प्रकार हड़प्पा जो भी है, हड़प्पा भी हमारे सबसे प्राचीन है। 1921 में हड़प्पा की दयाराम साहनी ने
खोज की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है, धन्यागार है। यहाँ पर होगा धन्यागार। क्या होगा? धान्यागार। धान्यागार का मतलब क्या है? यहाँ पर खाद्य सामग्री बहुत ज्यादा मात्रा में रखी जाती थी। एक धान्यागार था कि स्तंभाल था कि 2 मंजिला मकान था? तो जो सबसे बड़ा भवन मिला हुआ है वो धान्यागार मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विशाल स्नानागार, तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला हुआ है। स्नानागार में एक अंदर पे कुआं है और उसके अंदर क्या है? कुआं है, और वहां स्नानागार में उतरने के लिए एक सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? पत्थरों की सिलहटें, जैसे जीने होते, जीने टाइप की सीढ़ियां बनी हुई हैं दोनों तरफ से। और वहां पर एक निकास भी है, और उसके नीचे साइड में क्या है? दक्षिण की तरफ में पानी निकालने का भी एक दक्षिण और पश्चिम में एक नाली टाइप की बनी हुई है। ये मोहनजोदड़ो में विशाला स्नानागार जो है उसमें ये विशेषता पाई जाती है। और ये जो धन्यागार है ये 45.61 मीटर का 45.71 मीटर का लंबा है, जबकि 15.23 का ये चौड़ा है। क्या है? चौड़ा है। जबकि विशाल स्नानागार है जो वो 11.88 मीटर लंबा है, और तथा 7.01 मीटर क्या है? ये चौड़ा है। विशाल स्नानागार जो है वो 11.18 मीटर लंबा है, जबकि 7.01 मीटर 7 मीटर का ये चौड़ाई में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है? विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से कि चन्नूधड़ो से? तो ये मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है उसे मृतकों का टीला कहते हैं। लोथल जो है आपका गुजरात में है। हड़प्पा जो है ये सिंधु नगर, ये सिंधु जो नगर है, ये सिंधु जो प्रांत पाया जाता है ये पाकिस्तान में वहाँ है। चन्नूधड़ो आपका कहाँ पे? ये भी आपका वहाँ पे है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? तो इसमें कहा गया सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? तो इसमें बताया गया है कि मूर्ति किसकी थी? नटराज की थी कि बुद्ध की थी? यहाँ पर बुद्ध नहीं, बुद्ध की प्रतिमा होगी। बुद्ध की मूर्ति थी कि नरसिम्हा की थी कि नृत्य करती हुई बालिका की थी? तो वो जो मूर्ति मिली हुई है उसमें क्या है कि एक नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है। ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति प्राप्त हुई है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है। और यहाँ पर बताया गया है मात्र सत्तात्मक, यहाँ पर मात्र सत्तात्मक था, ना कि पितृ सत्तात्मक समाज रहता था। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं लिंग और यौन की पूजा करते थे। लिंग और यौन की पूजा करते थे। वो छोटे छोटे लिंग मिले हुए हैं, यौन मिले हुए हैं, जिनका ये लोग माला बनाकर पहनते थे। तो यही इसीलिए बताया गया है कि यहाँ का जो समुदाय था, वो समाज था, वो मात्र सत्तात्मक था, ना कि पितृ सत्तात्मक था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की जो पूजा है वो किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता के साथ में कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ में कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में कि उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ में? तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में देवी माता की पूजा उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो था, जिसे पत्तन नगर या बंदरगाह कहते हैं, वो कौन सा है? वो आपका कालीबंगन है कि लोथल है कि रोपड़ है कि मोहनजोदड़ो है? कौन सा है? तो ये जो आपका पत्तन पाया जाता, बंदरगाह पाया जाता है, ये गुजरात का एक लोथल जो होता है, लोथल जो क्षेत्र है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है या महत्वपूर्ण नगर शहर है,
जो गुजरात में लोथल पाया जाता है वो बंदरगाह के रूप में था। सबसे पुराना बंदरगाह जो पाया जाता है वो लोथल का पाया जाता है, जिसे पत्तन नगर बंदरगाह भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से उसके बाद में अगला क्वेश्चन से और ये लोथल जो है, लोथल आपका गुजरात में अहमदाबाद जिले में ये सेरा सरगवल जो होता है, सरगवल नामक गांव के समीप में पाया जाता है। और इसकी जो खोज की थी लोथल की, एस आर राव ने की थी। किसने की थी? एस आर राव ने इसकी खोज की थी 1955 से 1962 के बीच में। 1955 से 1962 में एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। उनके निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है, यहाँ पर सड़क और मकान के भी क्या पाए जाते हैं, सड़क और मकान के साक्ष्य पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता है, जहाज़ों की गोदी पाई जाती है। जहाज़ों की जो है गोदी पाई जाती है। गोदी का मतलब बंदरगाह, जहाँ पर जहाज व्यापार के लिए एक जगह पर ठहरते थे। तो इसीलिए इसे लोथल एक पत्तन नगर भी कहा जाता। और ये जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। इसके भोगवा जो नदी है उसके किनारे में ये है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और ये लोथल नामक स्थान निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ये किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का था कि मेसोपोटामिया सभ्यता का कि मिस्र सभ्यता की फारसी सभ्यता का? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। 1955 से 1955 से 1962 तक इसकी खोज एस ए राव ने की थी। और यहाँ पर गोदी, जो जहाजों की गोदी पाई गई है। और इसकी जो बस्ती थी वो चारों तरफ से एक दीवार से घिरी हुई होती थी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी, व्यापार थी, कि चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन की बढ़ईगिरी थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी कृषि थी। क्या थी? कृषि थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन ही इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्योंकि ये लोग कृषि खेती करना जानते थे, क्योंकि लोहे का प्रयोग होने लगा था। और उसके बाद ये खेती करना, और ये पशुपालक थे। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में से निम्न में से कौन सा पालतू जानवर जो है वो विद्वान नहीं बताते हैं? तो पालतू जानवर इसमें कौन सा विद्यमान नहीं था? विद्यमान नहीं था। इसमें कौन सा बताया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, सुअर और गाय। तो इनका जो पालतू जानवर जो था वो नहीं था, वो आपका गाय नहीं थी। कौन सी? गाय की इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आर्य की जो पहचान होती है वो आर्यों से होती है। गाय की जो पहचान होती है वो आर्यों से होती है। आर्यों से गायों की पहचान होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था, यव, जिसे जौ कहते हैं। क्या कहते हैं? यव, जिसे जौ कहते हैं। जौ और चावल इनका प्रमुख भोजन था। कि दूध और इसके उत्पाद थे, कि चावल और दाल थे, कि सब्जियां और फल थी? सब्जियां और फल थे। तो इनके सबसे प्रमुख जो भोजन था वो कौन था? इनका सबसे प्रमुख भोजन जो था वो आपका था चावल और जौ थे। क्या थे? सॉरी, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था ये तो सबसे पहले जौ और चावल का। गायों का ये पालन करते थे। दूध और इसके उत्पाद जो थे इनका प्रमुख भोजन था। दूध और इसके उत्पाद जो होते थे वो इनका प्रमुख भोजन था, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? जौ था,
जौ था, जय था कि जई थी, राई थी कि गेहूं थी? तो कौन सा जो था वो सबसे पहले प्रयोग हुआ था? हाँ, तो किसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था? वो आपका हुआ था जौ जो था उसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर, ये अनाज जो था ये मनुष्य ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, लोहा का, सोना का कि तांबा का? तो सबसे पहले वैदिक लोगों ने तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले पाषाण काल आता है, पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण आता, फिर ताम्र पाषाण के बाद ताम्रकांस्य आता, ताम्रकांस्य के बाद लौह काल आता है, लौहकालीन सभ्यता आती है। तो उस सबसे पहले इन्होंने किस धातु का, पाषाण तो कोई धातु नहीं थी, उसके बाद धातु क्या आता है? ताम्रकालीन, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। तो तांबे का सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तो तांबा जो हो जाएगी इनकी सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति? तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है, वेद शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वह अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे का प्रयोग किया था। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य जो थे वो आपके मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। जबकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं रूस से आए थे, कुछ कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ऐसा लोगों से मानना है, लेकिन आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे और ये घोड़ों का प्रयोग करते थे। और घोड़ों से कुचलते हुए ये क्या हुआ कि युद्ध करते हुए भारत के सिंधु नदी तक यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले डेरा डाला था। तो इन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए गए जा रहे तो घोड़ों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सी, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु की आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ? गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ? तो देखो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो कौन से ये चीज, यही 4 आश्रम जो थे वो सही थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, आज भी हिंदू धर्म के यही 4 जो हैं मुख्य आश्रम माने जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, आरंभिक वैदिक काल में आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर कि व्यवसाय पर कि प्रतिभा पर? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो आपकी व्यवसाय पे आधारित थी। किस पे? व्यवसाय पे आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले व्यवसाय पे आधारित थी। जैसे जैसे ऋग्वेद के काल के बाद में ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल आता, वैदिक काल में के बाद में उत्तर वैदिक काल आता है, तो धीरे धीरे जो व्यवसाय जो होता है वो आपका किस में, कास्ट में परिवर्तित होने लगता है। और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक कास्ट बन जाती है। जैसे बढ़ई, वैसे एक ही परिवार का कोई छत्री का काम, कोई सैनिक का काम कर रहा, कोई वैद्य का काम कर रहा, हाँ, कोई क्या कर रहा, खाना बना रहा, गृहस्थी संभाल रहा। तो इस हिसाब से था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से यह इस तथ्य से पोस्ट होता है या प्राप्त होता है? क्या होता है? किस तथ्य से प्राप्त होता है? ऋग्वेद में आर्य के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार पाया गया गाय होती थी, ना कि जमीन। उपर्युक्त सभी। तो देखो, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य की जो पुष्टि होती है वो कहाँ से होती है? तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बात सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए हुए, सही बात है। जितने भी आर्यों के जो युद्ध हुए वो गायों के लिए हुए।
और गाय ही उस समय वस्तु विनिमय का साधन होती थी। और गाय को क्या किया जाता था, गाय के जो व्यापारी होते थे उन्हें पड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता, पड़ी कहा जाता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, जिसको ना मारा जाने योग्य, ना मारा जाने योग्य। अगर कोई भी यज्ञ कार्य होता था तो ब्राह्मणों को गाय ही दान में दी जाती थी। तो इसका क्या हो जाएगा, पुरोहितों को भी दिया जाता था। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। विलियम जोन्स थे, एच विल्सन थे, कि मैक्स मुलर थे, कि जनरल कनिंघम थे। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला जो यूरोपियन था वो थे मैक्स मुलर थे। कौन थे, मैक्स मुलर थे। ऑप्शन नंबर 1 थर्ड क्या हो जाएगा इसका, थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर जो है वो कहते हैं कि आर्यों का आदि देश जो है मध्य एशिया है। क्या है, ये मध्य एशिया को मानते हैं, मध्य एशिया को मानते हैं। जो पामीर के पठार है उस क्षेत्र को क्या मानते हैं, आर्यों को आदि देश मानते हैं, निवासी मानते हैं। और कहते हैं कि ये लोग इंडो ईरानी जाति के पूर्व में रहते थे। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती थी वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, कि सप्त सिंधु में, कि दिल्ली में। तो ये आर्य जो तो ये वो सबसे पहले मध्य एशिया से आते हैं और वो सिंधु नदी से पंजाब का जो क्षेत्र होता है सप्त सिंधु, सातों सप्त सिंधु मतलब जहाँ पे सातों नदियां बहती हैं उसी क्षेत्र में ये अपना कब्जा करके रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सरस्वती नदी तक रहते हैं, सरस्वती नदी तक रहते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी का ही सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है सिंधु और सरस्वती नदी का। ठीक है। तो इसमें सप्त सिंधु प्रदेश में इनको सबसे ज्यादा प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु थी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, और ये सिंधु से लेकर गंगा तक ही बात को विस्तार हो जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें सरस्वती नदी का ऋग्वेद में चर्चा होती है और नदियों की नदी तात्मा ही सरस्वती नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। पूछा है जनजाति, निम्न में से कौन सी जनजाति सभा है जो सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में या राजा के चुनाव में शामिल होती थी। समिति, सभा, की गढ़, की विदत जो होती थी, विदत क्या होती थी, विदत। तो इसमें जो भाग लेती थी वो कौन सी सभा थी, तो उसे समिति कहते थे। क्या थे, समिति। समिति का कार्य क्या होता था, समिति और सभा में अंतर क्या है। समिति मतलब होती थी, समिति जो होती थी उच्च और पुरोहित लोगों की एक संस्था होती थी जो राजा के चयन में भाग लेती थी। जबकि सभा क्या होती थी, जिसमें सामान्य लोग भी भाग लेते थे, सामान्य लोग भी भाग लेते थे। और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में ये भी कहा गया है कि राजा ये दुआ करता था कि समिति जो है हमारे अनुसार सोचे, हमारी कही हुई बातों की ही प्रशंसा करे। समिति का ये भी कार्य था कि अगर राजा निंदनीय अपराध करता है या निरंकुश हो जाता तो उसे सत्ता से पदच्युत कर दिया जाता और उसे दंड दिया जाता। अगर वो राजा अच्छा काम करता था तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता था। सभा क्या होती थी, सभा को ये भी कहा गया है जहां पर लोग उपस्थित होते थे उसे सभा कहते थे। विदत जो थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी, ये विद्वान लोगों की थी, विद्वान लोगों की जो संस्था थी उसे विदत कहते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे, बलि कहते थे। यहाँ पर बलि जो लिखा है बलि गलत है, बलि कहते थे, बलि कहते थे, बेदर्द कहते थे, वर्मन कहते थे, कर कहते थे। तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे, उसे बलि कहते थे, उसे बलि कहते थे।
ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से कि सामवेद से। तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन से, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, मत्स्य पुराण से लिया गया कि भगवत गीता से लिया गया है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वो आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का प्रयोग होता है। वर्ण व्यवस्था का प्रयोग होता है, चारों वर्णों का प्रयोग होता है ऋग्वेद में के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ऐत्रेय और कौशिकी होते हैं। कौन से, ऐत्रेय और कौशिकी होते हैं। ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद की जो ऋग्वेद को जो उच्चारण करता था उसको क्या कहा जाता, होत कहा जाता था। क्या कहा जाता, होत कहा जाता था। ठीक है, इसके बारे में यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती। इसके बाद आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।